तो एवरीवन, इक्षिता रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की सीरीज में हम लोग प्रैक्टिस सेट को लाए हैं और यह सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या कोई स्टेट एग्जाम हो या फिर कोई यूपीपीसीएस इस टाइप की कोई भी एग्जाम हो, इसके लिए इंपॉर्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि इसमें पुराना से लेकर नया तक सभी कुछ ऐड कंटेंट मिलेगा। इसमें करंट अफेयर्स के भी नए क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ पुराने क्वेश्चन देखने के लिए भी मिलेंगे, स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और जनरल नॉलेज सब प्रकार के क्वेश्चन का मिश्रण यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो अपनी नॉलेज को यहाँ पर चेक कीजिएगा। आप कहीं से भी पढ़िएगा, अपनी नॉलेज को यहाँ पर एक बार 5-10 मिनट के अंदर चेक कीजिएगा कि आप कितना क्वेश्चन को सही यहाँ से कर पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक थियोलॉजी किससे संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला ऑप्शन है सरीसृप का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है पक्षियों का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है मछलियों का अध्ययन, चौथा ऑप्शन है कीड़ों का अध्ययन। तो आंसर को चेक करते हैं। तो इसका सही आंसर है मछलियों का अध्ययन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेयान कपड़ा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया जा रहा है गोंद, दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है सेल्यूलोज, तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है पैक्टिन, चौथा ऑप्शन दिया जा रहा है म्यूसिलेज। तो आइए अपने आंसर को चेक करते हैं। इसका सही आंसर जो है वो है सेल्यूलोज। तो आपको बता दें कि रेयन जो है वो पुनर्जीवित सेल्यूलोज के प्राकृतिक स्रोत से बना होता है। फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, रेयन पुनर्जीवित सेल्यूलोज के प्राकृतिक स्रोत से बना हुआ होता है और यह लकड़ी और संबंधित कृषि उत्पाद जैसे सिंथेटिक फाइबर कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? आपके पास में 4 सन दी जा रही हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा ऑप्शन है 1987, तीसरा ऑप्शन है 1994, चौथा ऑप्शन है 2000। साथियों, आपको बता दें ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का वीडियो होगा, आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा अपनी नॉलेज को। तो आंसर चेक करते हैं। तो इसका सही जवाब है 1987। आपको जानकारी इससे रिलेटेड पता होना चाहिए कि पहली बार की पूछे तो वो किया गया था 24 मार्च 1987 को। अगर एग्जाम में दूसरी बार पूछे तो इसका आंसर है 13 जुलाई 1988, जस्ट 1 साल बाद। और तीसरी बार पूछे तो इसका आंसर है 20 मई 1992, तो 4 साल बाद। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो, भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? इस क्वेश्चन को आप देखिएगा और इसमें 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी असम। पूछा गया है भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा क्षेत्र मौजूद है? तो आपको पता होगा इसका सही आंसर है डी असम। कहाँ पर है ये सभी चीजें? असम में। तो इससे फैक्ट याद रख लेते हैं, भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? डिगवई है। और ये जो डिगवई है वो कहाँ पर होता है? यह भारत के असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित है। असम में डिगबोई स्थित है। अगर मान लो असम ना हो ऑप्शन में तो कहाँ क्या हो सकता है? डिगबोई हो सकता है। और डिगबोई कहाँ पर स्थित है? असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। साथियों, 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एशिया की पहली रिफाइनरी कहाँ शुरू की गई थी? तो वो यहीं पर की गई थी। कब की गई थी? 1901 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसके पास अपने पास 4 ऑप्शन है, उज्बेकिस्तान, बी जमैका, तीसरा है अल्बानिया, डी ऑप्शन है अल सल्वाडोर। तो अपने आंसर को चेक कीजिएगा। तो इसका सही आंसर है अल सल्वाडोर। हम लोग कुछ जानकारी पढ़ लेते इसके संबंधित। मध्य अमेरिका देश अल सल्वाडोर। देखें, सबसे पहले तो मध्य अमेरिकन देश है ये अल सल्वाडोर, और बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला एक दुनिया का पहला देश बना है। तो इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि ये पहला बना हुआ है। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर, अल सल्वाडोर और सैन सल्वाडोर। ध्यान रखना, बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी है जो तत्काल भुगतान को सक्षम बनाती है। यह मुद्रा ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पर आधारित है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बिटकॉइन किस प्रकार की प्रोटोकॉल पर आधारित है? तो इसका आंसर है ओपन सोर्स प्रोटोकॉल। इसमें किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिया पास पठार किस देश में स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चिया पास पठार किस देश में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तुर्की, जर्मनी, चीन, मैक्सिको। तो सही आंसर चेक करते हैं। सही आंसर है मैक्सिको। मैक्सिको में यह पठार स्थित है। समझ लेते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। देखिए, चिया पास का जो पठार है वो दक्षिण मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। अगर क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते थे किस महासागर के तट पर है, तो प्रशांत महासागर की ये तट पर है। इस पठार के दक्षिण पश्चिम में तेहुआन टेपेक की खाड़ी है। ध्यान रखना कि इसकी खाड़ी का नाम भी ध्यान रखना है, तेहुआन टेपेक की खाड़ी है। और पूर्व में बात करें तो ग्वाटेमाला है, उत्तर में बात करें तो तबास्को है, पश्चिम में बात करें तो वेरा
कुंज है तथा ओशका स्थित है। पश्चिम में दो चीजें स्थित है, वेराकुंज तथा ओशका स्थित है। ठीक है, यह इससे संबंधित फैक्ट ये भी ध्यान रखना कि यह शीतोष्ण पठार है। ये जो पठार की बात हो रही है यहाँ पर, ये कैसा पठार है? शीतोष्ण पठार है। इस वजह से ये इंपोर्टेंट बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद स्थानीय विकास योजना, जिसे MPLADS के नाम से जानते हैं, के तहत प्रत्येक संसद को उनके क्षेत्र का विकास करने के लिए निर्धारित वार्षिक राशि कितनी है? तो ए ऑप्शन है 5 करोड़, बी ऑप्शन है 10 करोड़, सी ऑप्शन है 2 करोड़, डी ऑप्शन है 1 करोड़। तो सही आंसर चेक करते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल है, पता होगा आपको। तो इसका सही आंसर क्या है? 5 करोड़। इससे कुछ फैक्ट जान लेते हैं। संसद जो निधि होती है उसकी जो शुरुआत है वो 23 सितंबर 1993 को भारत सरकार के द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसकी जो राशि है वो कितनी है? 5 करोड़ वार्षिक, यानी कि जो संसद है वो अपने क्षेत्र के लिए 5 करोड़ वार्षिक तौर पर खर्च कर सकते हैं। और यह राशि जो है संसद अपने क्षेत्र में विकास के लिए खर्च कर सकते हैं, आवंटित की जाती है उस अपने क्षेत्र के विकास के लिए। इसमें और फैक्ट है, लोकसभा सांसदों से इस राशि को अपने लोकसभा क्षेत्र में जिला प्राधिकरण योजनाओं में व्यय करने की सिफारिश की जाती है। तो किस प्रकार की योजनाओं में इसको खर्च करने की सिफारिश होती है? जिला प्राधिकरण परियोजना, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की योजनाएं होती हैं। जबकि अगर राज्यसभा सांसदों द्वारा अगर इस जो राशि का उपयोग किया जाए तो उस राज्य क्षेत्र में किया जाता है जहां से वो चुने गए हों। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो उनके लिए राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्य करने के लिए सिफारिश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यहाँ स्थित दर्रे के साथ सुमिलित नहीं है? यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है, कौन सा गलत नहीं है, यानी कि 3 सही होंगे। तो बनिहाल, पीर पंजल, दूसरा ऑप्शन जोजिला, बृहद हिमालय, जेलेपा जास्कर श्रेणी, कारटुंगला लद्दाख पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पर आंसर चेक करते हैं। तो इसका सही आंसर है जेलेपा जास्कर। यहाँ पर स्थित नहीं है। तो हम लोग कुछ पॉइंट समझ ले रहे हैं। बनिहाल जो दर्रा की बात हो रही है वो जम्मू कश्मीर की हिमालय की पीर पंजल श्रेणी में अवस्थित है। और जेलेपा दर्रा की बात करें तो वो सिक्किम राज्य में स्थित है और इसके द्वारा सिक्किम व भूटान के मध्य आवागमन संभव होता है। तो बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? पीर पंजल श्रेणी में स्थित है। कहाँ की? जम्मू कश्मीर में, हिमालय की। और जेलेबजा दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में स्थित है और इसके द्वारा सिक्किम और भूटान की मध्य आवागमन होता है। खारदुंगला की बात करें तो लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रा कश्मीर व लद्दाख को क्या करता है? जोड़ता है और जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग के समीप स्थित है और इसमें जो है श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। इस वजह से ये इंपोर्टेंट है जोजिला दर्रा, इसको एक बार समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस खनिज में अयस्क के रूप में कीसेराइट होता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, चांदी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लोहा। तो आंसर चेक करते हैं। तो इसका सही आंसर है मैग्नीशियम। देखिए, कीसेराइट मैग्नीशियम का ही अयस्क है। कीसेराइट मैग्नीशियम सल्फेट खनिज है। इसका उपयोग एप्सम सॉल्ट के उत्पादन में और कृषि में उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वसीन की संधि किस वर्ष हस्तांतरित किए गए थे? वसीन की संधि जो हुई थी, पूछा जा रहा है कि किस वर्ष हस्तांतरित किए गए थे। तो 1860 ऑप्शन है, 1802, 1770, 1875। तो इसका सही आंसर है 1802। हम जान लेते हैं कुछ बातें। वसीन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 1802 में हुई थी। तो किन किन के मध्य हुई थी? तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी 1802 में। और इस संधि के तहत पेशवा ने 6000 अंग्रेज सैनिकों की टुकड़ी को पुणे में स्वीकार किया था, पुणे में स्वीकार कर लिया था इस संधि के तहत। तो अगला क्वेश्चन है, वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया? 4 ऑप्शन है, मेनका गांधी और अरुंधति रॉय, करुणा नंदी और वृंदा ग्रोवर, मेनका गोस्वामी और अरुंधति काटजू, मेनका गोस्वामी और पिंकी आनंद। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आंसर को चेक करते हैं। इसका सही आंसर है मेनका गोस्वामी और अरुंधति काटजू। समझते हैं बात। मेनका गोस्वामी और अरुंधति काटजू भारत की 2 ऐसी प्रसिद्ध वकील हैं जिन्होंने भारत दंड संहिता धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था। देखिए, सब लॉगिंग वाला जो अपराध का मामला था वो इसी से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि देश में 2 बालिग लोगों के बीच समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। थर्ड पॉइंट इंपोर्टेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता की
5 जजों वाली बेंच बैठी थी। उसमें आईपीएस की धारा 377 के उस हिस्से को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि समलैंगिकता अपराध है, यानी कि फिर इसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम प्रवर्तित हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन, 1954, 1956, 1951, 1953। तो इसका सही जवाब है 1954। कुछ बातें समझ लेते हैं। देखें, वर्ष 1954 में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम पारित हुआ था। यह अधिनियम विद्यमान काश्तकारी कानूनों में एक रूपकता लाने तथा बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने के लिए बनाया गया था। तो यहीं से पढ़ने पर ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बिचौलिया को की भूमिका को समाप्त करने के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यह मानव द्वारा खोजा गया एक प्रथम उपग्रह है? नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, बृहस्पति। तो सही आंसर है यूरेनस। देखें, 13 मार्च 1781 को विलियम हर्शेल ने यूरेनस की खोज की थी। यूरेनस दूरबीन द्वारा खोजा गया पहला उपग्रह है। अरुण ग्रह के उपग्रह में सबसे बड़ा टाइटेनियम तथा अन्य उपग्रह एरियल, मिरांडा और पेर्सिया आदि हैं। इस ग्रह में 5 धुंधले छल्ले पाए जाते हैं, जिनका नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है, और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। बात कुल मिलाकर यूरेनस ग्रह की हो रही है। यूरेनस ग्रह को हम लोग लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, और इस 5 धुंधले छल्ले पाए जाते हैं, जिनके नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन कहते हैं। गजट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा कॉन्स्टोरियन कौन है? कंस्टोरियन कौन है? तो ऑप्शन है कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, मुख्य मुद्रण नियंत्रक, सचिव गृह मंत्रालय, सचिव प्रकाशन विभाग। तो आंसर को चेक करते हैं। अपना आंसर है कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन। कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। तो ये तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन इसके कौन है? आधिकारिक प्रकाशक है और कस्टोडियन है इसके। भारत सरकार का यह एक कानूनिक दस्तावेज है। गजट की बात हो रही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निशा गांधी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, 4 ऑप्शन है, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है केरल। केरल में ये उत्सव मनाया जाता है। यह नृत्य उत्सव भारत के उत्कृष्ट नृत्य उत्सवों में से एक है। इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। अगला पॉइंट है, इसको भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथक, ओडिसी और मणिपुरी के विभिन्न प्रमुख प्रतिपादकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस वजह से ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यह त्योहार भारत के व्यंजनों के साथ केरल के विभिन्न पारंपरिक हस्तशिल्प को भी प्रदर्शित करता है। इसी वजह से इसको ध्यान रखना है, निशा गांधी नृत्य महोत्सव उत्सव को। अगला क्वेश्चन है, जीभ के पीछे स्वर यंत्र या आवाज बॉक्स के शीर्ष पर स्थित पत्ती के आकार के प्रालंब को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पित्ताशय की थैली, यहाँ पर लाल लिख गया है, जिसे गॉल ब्लैंडर कहते हैं, इलियम, जेजुनम, एपिग्लोटिस। तो इसके आंसर को चेक करते हैं। इसका आंसर है एपिग्लोटिस। देखिए, कुछ पॉइंट समझ लो। एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य होता है कि खाने के दौरान श्वास नली को बंद करना तथा गलती से श्वास नली में खाना ना जाए। यहाँ पर किसी दिन हृदय वाला जो टॉपिक है श्वास नली वाला, उसको क्वेश्चन लाएंगे, उसमें समझा देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इस्लामी शिल्पकला को कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है भारत के किस युग से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, वैदिक युग, दिल्ली सल्तनत, मुगल युग, आधुनिक भारतीय युग। तो इसका सही आंसर जो है वो है दिल्ली सल्तनत। कुछ पॉइंट पढ़ते हैं इसके बारे में। दिल्ली सल्तनत की तो ये बात होगी। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख भारतीय इस्लामी सत्यापक कला भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है। तो यहाँ पर 2 शब्द ध्यान रखना, कुतुब मीनार और किसमें? अलाई दरवाजा में। और दिल्ली सल्तनत का जो काल था वो कब से कब तक था? 1206 से 1526 तक था। और इस समय में जो है भारत में तुर्की और अफगानों का शासन रहा दिल्ली में, जिनका आक्रमण के कारण इस्लामी शिल्पकला का भारत में विकास हुआ। तो कुल मिलाकर यहाँ से पॉइंट यही ध्यान रखना है कि इस्लामी शिल्पकला का जो विकास है वो दिल्ली सल्तनत काल के दौरान हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय तुर्की और अफगानों का भारत में शासन था। कुतुब मीनार क्यों जो बनना शुरू हुआ था वो 1193 में, और अलाई दरवाजा 1311 में बना था। इस प्रकार इस काल के प्रमुख उदाहरण ये है।
इसके अलावा इस्लामी वास्तुकला जैसे मीनार अन्य की भी बात यहाँ पर होती रहती है। अगला क्वेश्चन है, अंगीकृत किए जाने का समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूल्यता ... अनुच्छेद थे। तो कितने अनुच्छेद थे, 348, 448, 444, 395। तो इसका सही जवाब है 395। कुछ समझ ले रहे हैं वर्ड। भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। किसी दिन टॉपिक पे बताएंगे कि इसे 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया था। तो पिछले समय में हो क्या रहा था कि इस दिन पहले ही जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस समय भारत को स्वतंत्र अपने आप ही घोषित कर लिया गया था और 26 जनवरी के दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे थे। लेकिन फिर देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त के दिन, तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस को कब मनाने लगे, 15 अगस्त को। अब 15 अगस्त को जब स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे तो 26 जनवरी के दिन खाली पड़ गया था। तो इसको मनाने के लिए फिर भीमराव अम्बेडकर जी ने सलाह दिया था कि जो संविधान दिवस है, गणतंत्र दिवस, इसको हमको कब लागू करना है, 26 जनवरी 1950 को, जबकि ये नवंबर में लागू होना था। देखिए, भारत का जो संविधान है विश्व के गणतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये तो पता है। संविधान निर्माण के समय इसे में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भागों में विभाजित किया गया था। 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सूर्य और धरती के बीच अनुमानित दूरी कितनी है, 15.96 गुणे 107 किलोमीटर, 14.96 गुणे 107 किलोमीटर, 12.96 गुणे 107 किलोमीटर, 11.96 गुणे 107 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 14.96 इंटू 107 किलोमीटर। देखें, सूर्य और धरती के बीच अनुमानित जो औसतन दूरी है वो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य की जो न्यूनतम दूरी है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर है तथा पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी है वो लगभग में 15.21 करोड़ किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रोमियर के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है टेलोस्ट्रेकिक, एक्रोस्ट्रेकिक, लोकोसेट्रिक और मेटासेट्रिक। कौन कौन से ऑप्शन है, टेलोसेट्रिक, एक्रोसेट्रिक, लोकोसेट्रिक, मेटासेट्रिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है लोकोसेट्रिक। देखें, मनुष्य में गुणसूत्रों के 22 जोड़े होते हैं। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो किस प्रकार से किया जाता है, मेटासेट्रिक, एक्रोसेट्रिक और सब मेटासेट्रिक। तो यहाँ पर कौन सा है, लोकोसेट्रिक का नहीं है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में उल्लेखित इकाइयों में से कौन सा अन्य की तुलना में सबसे बड़ा है, हेक्टो, डेका, टेरा, गीगा। तो इसमें कौन बड़ा है, तो इसका सही आंसर है टेरा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स पार्लियामेंट फोरम 2025 की मेजबानी किस देश ने की। ऑप्शन है भारत, ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका। करंट का क्वेश्चन है, आपको पता होगा, आंसर है ब्राजील। अगला क्वेश्चन है जो इसके संबंध में बारिश में समझ लेते हैं। 4 से 5 जून 2025 को ब्राजील में इसकी बैठक हुई थी। भारत को इसकी जो 12वीं बैठक की अध्यक्षता सौंपी गई है। जो अगली 12वीं होनी है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, भारत करेगा। बैठक में आतंकवाद की निंदा और संयुक्त बयान जारी किया गया था। द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस थीम किस संगठन की 2025 रिपोर्ट का हिस्सा है। तो ऑप्शन है WHO, UNFPA जिसे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कहते हैं, IMF जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, यूनिसेफ जिसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, UNFPA। तो इसके बारे में समझ लें कि UNFPA की जो 2025 की जो शीर्षक था वो यही था, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। और रिपोर्ट में क्या हुआ था कि अलार्म फैलाने की वजह से लोगों की पारिवारिक योजना का समर्थन करने की अपील की गई थी और यह रिपोर्ट भारत की घटती प्रजनन दर और जनसंख्या शिखर की भविष्यवाणी पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है वैश्विक जलवायु आपात स्थितियों का त्वरित समाधान करना, पेरिस समझौते को रद्द करना, कॉप सम्मेलन से पहले वैज्ञानिक, तकनीकी और परिचालन आधार तैयार करना, केवल राजनीतिक घोषणा है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, कॉप यानी कि COP सम्मेलन से पहले वैज्ञानिक, तकनीकी और परिचालन आधार तैयार करना। कुछ बात समझ लेते हैं कि देखिए, यह हर साल जून में जर्मनी के बॉन शहर में आयोजित होता है और यह कॉप के बाद सबसे महत्वपूर्ण
वैश्विक जलवायु सम्मेलन है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? आगामी कॉप सम्मेलन के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी आधार को तैयार करना, जलवायु समझौते की प्रगति की समीक्षा करना, ये सब इसके कुल मिला के उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड द्वारा नवजात शिशुओं के लिए मलेरिया की दवा किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है सिप्ला, नोवार्टिस, सानोफी, फाइजर। तो इसका सही आंसर है नोवार्टिस। साथियों, आज हम 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसी प्रकार से आप अपनी नॉलेज को चेक कीजिएगा और अपने आप में चेक कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही निकले हैं। तो इसी क्रम से आप चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना। थैंक यू देखने के लिए।